संध्या उतर रही थी। घर के आंगन में पीली रोशनी फैल चुकी थी, जैसे दिन जाते जाते भी कुछ कह जाना चाहता हो। तुलसी के पास बैठी सुधा सूखे पत्तों को चुन रही थी, पर उसकी उंगलियां काम में नहीं थीं। वे बार बार रुक जाती थीं, जैसे मन कहीं और भटक रहा हो। उसे ठीक से याद नहीं था कि ये बेचैनी कब से शुरू हुई। पहले वो हल्की थी, फिर धीरे धीरे भीतर उतरती चली गई। अब वो बेचैनी नहीं रही थी, एक स्थायी स्थिति बन चुकी थी। उसी समय दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। माँ ने भीतर से आवाज दी और सुधा ने उठकर दरवाजा खोला। सामने एक युवक खड़ा था, साधारण सा, पर आंखों में अजीब ठहराव। उसके कपड़े सलीके से थे, पर चेहरे पर कोई बनावटी आत्मविश्वास नहीं था। वह चंद्र था। पहली मुलाकात में कोई विशेष बात नहीं हुई। औपचारिक शब्द, चाय का प्याला और कुछ पल की चुप्पी। पर उस चुप्पी में कुछ ऐसा था जो सुधा को देर तक बेचैन करता रहा। वो बार बार अपने मन से पूछती रही, आखिर ऐसा क्या था। दिन बीतते गए। चंद्र का आना जाना बढ़ने लगा, कभी किताबों के बहाने, कभी किसी काम से। वह ज्यादा बोलने वाला नहीं था, पर जब बोलता तो शब्द ऐसे होते जैसे उन्हें भीतर बहुत देर तक संजोकर रखा गया हो। सुधा को उसकी यही बात अच्छी लगती थी। वो दिखावा नहीं करता था, न ज्यादा हंसता, न ज्यादा सवाल पूछता, बस सामने बैठा रहता, पूरा ध्यान देकर। पहली बार सुधा को लगा कि कोई उसे बिना परखे स्वीकार कर रहा है। कभी कभी दोनों एक ही कमरे में बैठते रहते, बिना बोले। उस मौन में अजीब सी शांति थी। सुधा को लगता जैसे शब्दों की जरूरत ही नहीं। और यही बात उसे डराने लगी। वो जानती थी उसकी जिंदगी पहले से तय है। घर, परिवार, समाज, सबके अपने नियम थे। उसमें प्रेम के लिए जगह नहीं थी, और चंद्र वो उन नियमों में कहीं नहीं था। एक शाम चंद्र ने अचानक कहा, सुधा, क्या तुम्हें लगता है कि कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि हम खुद को बेहतर समझ सकें? सुधा चौंक गई। उसने उसकी ओर देखा। और फिर वे हमें छोड़ जाते हैं, चंद्र ने शांत स्वर में कहा। उस पल सुधा को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर के डर को शब्द दे दिए हों। वो कुछ कहना चाहती थी, पर चुप रही। उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि ये रिश्ता जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक भी। धीरे धीरे सुधा चंद्र की प्रतीक्षा करने लगी, उसके आने की, उसकी आवाज की, उसके मौन की। ये आदत उसे अपराध सी लगती। वह स्वयं से लड़ती, स्वयं को समझाती, पर मन नहीं मानता। चंद्र सब समझता था, शायद इसलिए वो कभी एक सीमा से आगे नहीं बढ़ा। उसने अपने भावों को शब्द नहीं दिए। उसने सुधा को चाहा, पर छुआ नहीं। उसने प्रेम किया, पर मांगा नहीं। एक दिन सुधा ने बहुत धीमे से पूछा, अगर कभी ये सब खत्म हो गया तो? चंद्र ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई आश्वासन नहीं था, कोई झूठ नहीं, बस सच्चाई थी। तो शायद यही याद रहेगा कि कुछ पल ऐसे भी थे जिनमें हम सच थे। सुधा की आंखें भर आईं। वो समझ गई ये प्रेम पूरा नहीं होगा, पर ये भी समझ गई कि ये प्रेम झूठा भी नहीं है। रात गहराने लगी। चंद्र चला गया। आंगन फिर शांत हो गया, पर सुधा के भीतर कुछ बदल चुका था। ये सिर्फ शुरुआत थी एक ऐसे प्रेम की जो मांगा नहीं गया, पर जिसने सब कुछ बदल देना था। दिन अब अपनी गति खो चुके थे। सुधा को लगता था जैसे हर सुबह वही प्रश्न लेकर आती हो, आज क्या बदलेगा, और हर रात वही उत्तर देकर लौट जाती, कुछ भी नहीं। चंद्र का आना अब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था, और यही बात उसे भीतर ही भीतर डराने लगी थी। वो जानती थी कि किसी का इस तरह जीवन में उतर आना आसान नहीं होता, और उससे भी कठिन होता है उसे वापस उसी सहजता से निकाल देना। चंद्र अक्सर शाम को आता, कभी किताब लेकर, कभी बिना किसी बहाने के। वो बैठता, इधर उधर की बातें करता, फिर कुछ देर चुप रह जाता। उस चुप्पी में अब पहले जैसी निश्चिंतता नहीं थी। उसमें प्रतीक्षा थी किसी अनकहे सच की। एक दिन सुधा ने स्वयं ही ये मौन तोड़ा। तुम इतने चुप क्यों रहने लगे हो? चंद्र ने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं हमेशा से ऐसा ही था। नहीं, सुधा ने धीरे से कहा, अब तुम्हारी चुप्पी बदल गई है। चंद्र ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ क्षण के लिए हिचक थी, फिर उसने दृष्टि फेर ली। कुछ बातें बोलने से ज्यादा भारी होती हैं सुधा। उस दिन के बाद सुधा का मन और बेचैन रहने लगा। उसे लगने लगा कि वो किसी ऐसी सीमा के पास खड़ी है जहां से आगे बढ़ना भी डराता है और पीछे लौटना भी असंभव लगता है। घर में माँ अब अक्सर उससे उसके भविष्य की बातें करने लगी थीं। अच्छे घरों के नाम, सुरक्षित जीवन की कल्पनाएं। सुधा सुनती रहती, सिर हिलाती रहती। वो जानती थी ये सब उसके लिए ही किया जा रहा है, फिर भी उसका मन विद्रोह कर उठता। एक शाम माँ ने सहज स्वर में कहा, अब तुम्हारी उम्र हो रही है सुधा, जिंदगी अकेले नहीं कटती।
उस वाक्य ने सुधा को भीतर तक हिला दिया। उसे लगा जैसे कोई उसे उस राह पर धकेल रहा हो जिस पर वो चलना नहीं चाहती। उस रात वो देर तक रोती रही बिना किसी आवाज के। अगले दिन चंद्र ने उसकी आंखों की सूजन देख ली। उसने कुछ नहीं पूछा, पर उसकी चिंता छुपी नहीं रही। सब ठीक है, उसने धीमे से कहा। सुधा ने सिर हिला दिया। हाँ, जैसा होना चाहिए। चंद्र समझ गया ये हाँ सच नहीं था। वो कुछ कहना चाहता था, पर रुक गया। उसे लगा अगर वह बोलेगा तो यह रिश्ता उस मोड़ पर पहुंच जाएगा जहां से लौटना मुश्किल होगा। दिन बीतते गए। सुधा और चंद्र के बीच निकटता बढ़ती गई, पर कोई स्वीकार नहीं था। ये प्रेम बिना नाम का था, और शायद इसी वजह से और भी गहरा। एक शाम बारिश हो रही थी। दोनों बरामदे में बैठे थे। बाहर पानी गिर रहा था, भीतर चुप्पी थी। अचानक सुधा ने कहा, अगर कभी मुझे चुनना पड़ा तो? चंद्र ने चौंक कर उसकी ओर देखा। किसके बीच? सुधा ने उसकी ओर नहीं देखा। सबके बीच। चंद्र कुछ पल चुप रहा, फिर बहुत संभल कर बोला, तो जो तुम्हें कम तोड़े वही चुनना। सुधा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार महसूस किया कि चंद्र कभी उसे अपने लिए नहीं चुनेगा। वो हमेशा उसकी भलाई को अपने प्रेम से ऊपर रखेगा। और तुम? सुधा ने पूछा। मैं? चंद्र हल्का सा मुस्कुराया। मैं देख लूंगा। उस मुस्कान में भरोसा नहीं था, बस समझौता था। सुधा का मन भर आया। उसे लगा ये प्रेम अगर और आगे बढ़ा तो दोनों के लिए असह्य हो जाएगा। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, कुछ लोग हमें इतना चाहने लगते हैं कि हमें खोने का साहस भी नहीं करते। चंद्र उसी रात देर तक जागता रहा। उसे एहसास था कि समय अब उनके विरुद्ध खड़ा हो चुका है। वो जानता था ये रिश्ता जितना पवित्र है उतना ही असंभव भी। और असंभव चीजें, चाहे कितनी भी सुंदर हों, अंत में टूट ही जाती हैं। पर यह टूटन अभी दूर थी। अभी तो केवल उसकी आहट सुनाई देने लगी थी। समय अब सुधा के हाथ से फिसलने लगा था। वो चाहकर भी उसे पकड़ नहीं पा रही थी। हर दिन के साथ ये एहसास गहराता जा रहा था कि जो कुछ उसके और चंद्र के बीच है वो अब सिर्फ उनका नहीं रहा। उसमें घर की निगाहें शामिल हो चुकी थीं, समाज की चुप सहमति शामिल हो चुकी थी। माँ का व्यवहार बदलने लगा था। वो अब बातें घुमा फिराकर नहीं करती थी। सीधे प्रश्न पूछती थी, सीधे उत्तर चाहती थी। सुधा हर बार चुप रह जाती। ये चुप्पी उसकी आदत नहीं थी, पर अब यही उसका बचाव थी। एक दिन पिता ने साफ कहा, हम तुम्हारे लिए जो सोच रहे हैं वही सही है। सुधा ने पहली बार धीमे स्वर में उत्तर दिया, और अगर मेरा मन कुछ और कहे। कमरे में सन्नाटा छा गया। पिता की भौहें तन गईं, माँ की आंखें भर आईं। सुधा समझ गई उसने वो बात कह दी है जिसे कहना मना था। उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि सच बोलना हमेशा मुक्ति नहीं देता, कभी कभी वो और गहरे बंधन भी बना देता है। चंद्र को ये सब बिना बताए ही पता चल गया। उसने सुधा की आंखों में वो थकान देख ली थी जो किसी एक दिन की नहीं होती। वह समझ गया था कि अब समय तेजी से बदल रहा है। उस शाम वो बहुत देर तक चुप बैठा रहा। फिर बोला, घर में बातें शुरू हो गई हैं, है ना? सुधा ने सिर झुका लिया। अब झूठ बोलने की ताकत भी नहीं बची थी। हाँ, सब तय करने की जल्दी है। चंद्र की उंगलियां आपस में उलझ गईं। और तुम्हें क्या चाहिए? सुधा कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर बोली, मैं चाहती हूं कि कोई मुझसे ये न पूछे। चंद्र समझ गया। उसने गहरी सांस ली। कभी कभी यही सबसे बड़ा दुख होता है। उस दिन के बाद चंद्र और भी संयमित हो गया। वो अब उतनी देर नहीं बैठता था। बातें सीमित हो गई थीं। सुधा को लगता जैसे कोई जानबूझकर उससे धीरे धीरे विदा ले रहा हो। ये दूरी उसे भीतर तक तोड़ रही थी। एक दिन वो खुद को रोक नहीं पाई। तुम मुझसे भाग रहे हो? उसने पूछ लिया। चंद्र ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, फिर बोला, मैं उस जगह से हट रहा हूं जहां मेरी वजह से तुम्हें चोट पहुंच सकती है, और अगर मुझे तुम्हारे न होने से चोट लगे। सुधा की आवाज कांप गई। चंद्र की आंखों में पहली बार असहायता झलक आई। तब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उस उत्तर ने सुधा को भीतर तक हिला दिया। वो समझ गई यह प्रेम जीतने का नहीं, सहने का है, और सहना हर किसी के बस की बात नहीं होती। दिन बीतते गए। रिश्ते की बातें पक्की होने लगीं। तारीखें तय होने लगीं। सुधा एक दर्शक बन चुकी थी अपने ही जीवन की। रात उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं धीरे धीरे वो बनती जा रही हूं जो मुझसे अपेक्षित है, और इसी प्रक्रिया में वो खो रही हूं जो मैं हूं। चंद्र ने उसी रात एक लंबा पत्र लिखा और फिर फाड़ दिया। उसने समझ लिया था कि शब्द अब बहुत देर से आए हैं। कुछ बातें अगर समय पर न कही जाएं तो वे बोझ बन जाती हैं। अगली मुलाकात में दोनों बहुत देर तक खामोश बैठे रहे। फिर सुधा ने अचानक कहा,
क्या तुम्हें कभी लगता है कि हम कायर हैं? चंद्र ने उसकी ओर देखा। नहीं, मुझे लगता है हम जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार होना इतना दर्दनाक क्यों होता है? चंद्र के पास उत्तर नहीं था। उसने बस इतना कहा, क्योंकि इसमें अपने हिस्से की खुशी छोड़नी पड़ती है। सुधा की आंखें भर आईं। उसे पहली बार लगा कि वो चंद्र से नाराज नहीं हो सकती, वो उससे सिर्फ दुखी हो सकती है। उस शाम चंद्र जाते समय रुका, दरवाजे पर खड़े होकर बोला, अगर कभी तुम्हें लगे कि ये सब असह्य हो गया है तो मुझे दोष मत देना। सुधा ने उसकी ओर देखा। और खुद को? चंद्र बहुत धीमे बोला, खुद को तो मैं हर हाल में दोषी मान ही चुका हूं। दरवाजा बंद हो गया। सुधा वहीं खड़ी रही। उसे लगा जैसे कोई उसके भीतर से कुछ निकाल कर ले गया हो, कुछ ऐसा जो वापस नहीं आएगा। अब घर में किसी से कुछ छिपा नहीं था, बस सब अनकहा था। सुधा को लगने लगा था कि उसके चारों ओर दीवारें खड़ी हो गई हैं। शादी की तारीख तय हो गई थी। मां ने जब ये बात कही तो सुधा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उस रात वो बहुत देर तक आईने के सामने बैठी रही। उसे अपना चेहरा अपरिचित लग रहा था। चंद्र से उसकी मुलाकात अब दुर्लभ हो गई थी, और जब होती तो दोनों एक अजीब सी सावधानी में बंधे रहते। एक शाम दोनों अकेले बैठे थे। सुधा ने अचानक कहा, अब सब तय हो गया है। चंद्र ने कुछ नहीं पूछा। उसे सब पता था, फिर भी उसने कहा, तुम ठीक हो? सुधा हंस पड़ी, एक ऐसी हंसी जिसमें कोई खुशी नहीं थी। ठीक होना अब कोई विकल्प नहीं है। चंद्र का चेहरा पीला पड़ गया। उसने बहुत संयम से कहा, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम टूट रही हो तो क्या? सुधा ने बीच में ही पूछा। चंद्र ने आंखें झुका लीं, तो भी मैं तुम्हें रोक नहीं पाऊंगा। यह सुनकर सुधा की आंखें भर आईं। तुम्हें पता है यह कितना असहाय महसूस कराता है कि जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहो वही तुम्हारे लिए कुछ न कर सके। चंद्र ने बहुत धीमे से कहा, और जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहो उसी को चोट न पहुंचाने की मजबूरी सबसे ज्यादा तोड़ती है। उस दिन सुधा को लगा जैसे वो सचमुच हार गई हो, किसी से नहीं, हालात से। उसे पहली बार लगा कि प्रेम अकेले काफी नहीं होता। अगले दिनों में तैयारियां तेज हो गईं। रिश्तेदार आने लगे। सुधा सबके बीच रहती, पर भीतर कहीं नहीं होती। वो हर रात सोचती, क्या चंद्र भी यही सब सोच रहा होगा? चंद्र ने खुद को काम में झोंक दिया था। वो जानबूझकर थकता था ताकि सोचने का समय न मिले। एक दिन सुधा ने उससे कहा, क्या तुम मुझे भूल जाओगे? चंद्र ने बिना हिचक उत्तर दिया, नहीं। तो फिर मैं जीना सीखूंगा, तुम्हारी याद के साथ। सुधा की सांस अटक गई। उसने पहली बार चंद्र का हाथ थाम लिया। वो स्पर्श बहुत क्षणिक था, पर उसमें पूरी उम्र की पीड़ा थी। चंद्र ने हाथ छुड़ा लिया। यह बेरुखी नहीं थी, ये अंतिम आत्मसंयम था। अगर हम इसे अभी नहीं रोकेंगे, उसने कहा, तो बाद में खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। सुधा समझ गई। कुछ प्रेमों का चरम साथ होना नहीं होता, बल्कि समय पर पीछे हट जाना होता है। उस रात उसने अपने कमरे की बत्ती देर तक नहीं बुझाई। उसने मन ही मन स्वीकार कर लिया कि ये प्रेम अधूरा ही रहेगा, लेकिन अधूरा होने का मतलब व्यर्थ होना नहीं होता। शादी में अब कुछ ही दिन शेष थे। सुधा ने मुस्कुराने की पूरी कोशिश की, पर भीतर कुछ हमेशा के लिए टूट चुका था। उसने उस दिन जाना, जीवन निभाया जा सकता है, पर हर भावना जिया नहीं जा सकती। उधर चंद्र ने शहर छोड़ दिया। उसने सब बदल लिया, जगह, काम, लोग, पर एक चीज नहीं बदल पाई, उसके भीतर बसी सुधा। समय बीतता गया। सुधा ने जिम्मेदारियां निभाईं, रिश्ते निभाए। कई साल बीत गए। उन वर्षों में सुधा ने यह समझ लिया कि हर दर्द रोने के लिए नहीं होता। वो अब कम सोचती थी, पर कभी कभी अचानक कोई शब्द, कोई धुन, कोई शाम सब कुछ खोल देता था। ऐसी ही एक शाम थी। वो किसी काम से शहर आई थी। तभी सामने से आते हुए एक परिचित सा चेहरा दिखा। वो चंद्र था। वो भी रुक गया। कुछ क्षण दोनों एक दूसरे को देखते रहे। समय ने उन्हें बदला था, पर आंखें वहीं थीं। कैसी हो? चंद्र ने पूछा। ठीक हूं, सुधा ने कहा। वे पास के एक खाली बेंच पर बैठ गए। कभी कभी सोचता हूं, चंद्र ने कहा, कि क्या हमने सही किया? सुधा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हमने वही किया जो उस समय कर सकते थे, और अगर दोबारा मौका मिले। सुधा ने उसकी ओर देखा, तो शायद हम फिर वही करेंगे। कुछ देर बाद उठते समय चंद्र ने कहा, मैंने कभी तुम्हें भुलाया नहीं। सुधा ने सिर हिला दिया। मैं जानती हूं, और तुम? मैंने भी नहीं, उसने कहा, पर मैंने आगे बढ़ना सीख लिया। वे अलग अलग दिशाओं में चले गए। इस बार सुधा ने पीछे मुड़कर देखा। चंद्र भी रुका और पलटा। एक पल के लिए नजरें मिलीं, और फिर वे मुस्कुरा दिए। उस रात सुधा बहुत शांति से सोई। वर्षों बाद उसके मन में कोई प्रश्न नहीं था। उसने महसूस किया, कुछ प्रेम पूरे नहीं होते,
फिर भी वे हमें अधूरा नहीं छोड़ते। उनकी कहानियां साथ नहीं चलीं, पर उनकी चुप्पियां हमेशा एक सी रहीं। कुछ प्रेम जीवन का हिस्सा नहीं बनते, वे जीवन को समझने का तरीका बन जाते हैं। और वही शायद सबसे सच्चे होते हैं।